हेलो बच्चों, मैं राहुल चौबे यूट्यूब चैनल राहुल सर फिज़िक्स क्लास से आपका सभी बच्चों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपको लेकर आया हूं 12th क्लास के कुछ फिज़िक्स के टॉपिक्स जिनके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। और आज का टॉपिक जो है वो हिंदी में रहेगा। तो मैं आज सबको हिंदी में वही टॉपिक सिखाने वाला हूं जो कि इंग्लिश में मैं आपको वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं हिंदी में आज बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत और द्विध्रुव, विद्युत का मतलब चार्ज से है, आवेश से है, द्विध्रुव का मतलब है दो ध्रुव वाला। तो यदि मेरे पास में एक मैं बिंदु आवेश ले लूं और एक और बिंदु आवेश लूं, मतलब दो बिंदु आवेश ले लूं और दोनों बिंदु आवेश को एक बहुत अल्प दूरी पर रख दूं। ये वाला बिंदु आवेश हो गया प्लस क्यू और ये वाला हो गया माइनस क्यू। ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु से ये एल दूरी है, ये एल दूरी है। तो ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को 2l बोला जाएगा। ये A मान लीजिए और ये B मान लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि मेरे पास एक निकाय है और इस निकाय में एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू आवेश है जिसे बहुत अल्प दूरी पर रखा गया है। उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर एवं विजातीय आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तथा इस अल्प दूरी को प्रभावी लंबाई कहा जाता है। तो बच्चों इसको कहा जाता है प्रभावी लंबाई। अब एक नंबर में कुछ क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश। सबसे पहला क्वेश्चन एक नंबर में विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, Q और Q मिलकर 2Q लिख देते हैं, जबकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। यदि एक आवेश प्लस में और एक आवेश माइनस में हो और दोनों के मान बराबर हो तो कुल मान शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश का मान शून्य होता है। दूसरी चीज है आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार। देखिए जितने पास पास दोनों आवेश रखे होंगे उतना ही अच्छा द्विध्रुव बनेगा। अर्थात प्रभावी लंबाई जितनी ज़्यादा कम होगी उतना अच्छा द्विध्रुव बनेगा। और प्रभावी लंबाई अगर बहुत कम हो या बहुत अल्प हो तो हम कहते हैं कि फिजिक्स में बहुत अल्प और बहुत ज़्यादा या बहुत कम और बहुत ज़्यादा को जीरो और अनंत से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रभावी लंबाई बहुत कम हो मतलब इनके बीच की प्रभावी लंबाई कितनी हो? शून्य। और अगर शून्य हो तो जहाँ पर पहला आवेश होगा वहीं पर दूसरा आवेश मतलब प्लस क्यू भी यहीं और माइनस क्यू भी यहीं। और अगर ऐसा हुआ तो ये किस आकार का हो गया? आंसर हुआ बिंदु आकार का हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर आंसर लिखा जाएगा बिंदु आकार। तो याद रखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश शून्य होता है और आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार बिंदु आकार का होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और चीज, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव में अगर कोई एक आवेश लेकर उसमें प्रभावी लंबाई का गुणा कर दिया जाए, किसी भी विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश लेकर किसका गुणा किया जाए? प्रभावी लंबाई का, तो वह उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन को ऐसे लिखने वाला हूं, कोई एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के मध्य दूरी
आवेशों की मध्य दूरी, और अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं Q मल्टीप्लाई बाय 2L और P बराबर हो जाएगा 2QL। तो बच्चों आपको ये अब याद रखना है कि जहां भी हमें कहीं क्वेश्चन में अब 2QL मिलेगा हम उसे P बोलेंगे और P को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। यह एक सदिश राशि होती है। तो आंसर कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, इसलिए इसका फॉर्मूले में P पर हम वेक्टर लगा सकते हैं। अब इसका 1 नंबर का और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मात्रक। तो अगर हम मात्रक को देखें तो Q का मात्रक होता है कूलाम और L का मात्रक होता है मीटर। 2 का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए मात्रक बन गया कूलाम मीटर। अगर मैं इसकी विमा देखूं, विमा, तो विमा क्या होगी? 2 की कोई विमा नहीं होती, Q की विमा AT होती है, L की विमा L होती है, तो लिख सकते हैं ATL। या फिर अगर MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो M नहीं है, इसलिए इसकी पावर 0, L है तो कितनी पावर में है? 1 में, T है तो 1 पावर में, A है तो 1 पावर में, ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होती है? तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दिशा। तो दिशा हमेशा ऋण आवेश से कौन से आवेश? धन आवेश की तरफ होती है। हमेशा ये दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। तो बच्चों हमने सीखा विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर एवं विजातीय आवेशों को एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखा जाता है, जिस अल्प दूरी को 2L से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें से 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन सीखे। विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है? आंसर है 0। आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार क्या होगा? तो आंसर है बिंदु आकार का, क्योंकि इनकी प्रभावी लंबाई 0 हो जाएगी। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो किसी विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। विमा क्या होती है? ATL या M0 L1 T1 A1। और दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ। अच्छा बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने उन्हें देखा था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² न्यूटन पर कूलाम। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है। इसके बाद हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि हमें विद्युत द्विध्रुव के पेपर में क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, और डेरिवेशन की फॉर्म में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे हम सीखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड क्वेश्चंस। बच्चों आज हम लोग सीखेंगे अभी कि विद्युत द्विध्रुव के पेपर में कौन से लॉन्ग डेरिवेशंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव में अगर हम देखें 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव पहला जो है उसका नाम है अक्षीय स्थिति। दूसरा जो है उसका नाम है निरक्षीय स्थिति। और तीसरा जो नाम है उसका नाम है किसी भी बिंदु। अब बच्चों इसमें करना क्या होता है, ये क्या होता है? तो इन तीनों बिंदु पर हमें क्या निकालनी होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। किसी भी विद्युत द्विध्रुव की किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो 1, 2 और 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कहां से? अक्षीय स्थिति से। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है विद्युत
द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर बच्चों आपको इसका डायग्राम समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि पूरा क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है। तो हम करने वाले हैं कैसे। सबसे पहले तो हम देखेंगे किस चीज़ के लिए बात हो रही है, विद्युत द्विध्रुव। तो मैंने एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया। हमने आपको पिछले बार में बताया, इसके पहले बता चुका हूँ कि विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाते हैं। तो आंसर है 2 बिंदु आवेश टेक करेंगे, 2 बिंदु आवेश ले लिए और दोनों को ऐसे मिलाया। ये 2 बिंदु आवेश ले लिए और एक बिंदु आवेश का नाम रख दिया +Q, एक बिंदु आवेश का नाम रख दिया -Q। ये वाला बिंदु O है, ये L है, ये L है। बच्चों जब भी आप फिजिक्स में डायग्राम बनाएं, मेरा इंस्ट्रक्शन है कि आप उसको पेंसिल से ही बनाएं। इस वाले डाइपोल के डायग्राम में हमेशा डाइपोल को मतलब द्विध्रुव को डार्क कलर से बनाएं, बाकी के सारे हल्की पेंसिल से बनाएं। क्योंकि पेंसिल से बनाने पर जो आपका डायग्राम है वो यदि गलत भी हो जाता है तो आप उसको रफ करके फिर से अच्छे से बना सकते हैं। ये ले लिया हमने 2L, क्योंकि ये L था और ये L था, तो ये तो बन गया विद्युत द्विध्रुव। अब बात आती है अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो ये द्विध्रुव का अक्ष होता है। यदि मैं इसके अक्ष को ऐसे 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 आगे बढ़ाकर कोई बिंदु मान लेता हूँ, P बिंदु मान लिया, तो ये बिंदु इस द्विध्रुव के सापेक्ष कौन सी स्थिति में होता है? अक्षीय स्थिति में। तो बच्चों अक्षीय स्थिति कैसे बनाते हैं? अक्ष को आगे बढ़ाकर कोई बिंदु मान लेते हैं और वह बिंदु उस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि यह जो अक्षीय स्थिति का बिंदु है वह मध्य बिंदु O से R दूरी पर लिया जाएगा। मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर ही लिया जाएगा। तो ये R दूरी पर स्थित हो गया। अब बात आती है सबसे बड़ी चीज की, जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन करते हैं तो भाषा क्या लिखते हैं? तो जो लिखते हैं वही बनाते हैं, जो बनाते हैं वही लिखते हैं। कैसे? माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है, उसके 2 बिंदु आवेश +Q और -Q है, 2L प्रभावी लंबाई है। द्विध्रुव के अक्ष को आगे बढ़ाकर एक बिंदु P माना गया है जो कि मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आप जो डायग्राम बनाया है वही लिख दें तो आपको लिखने की समस्या से निजात मिल जाएगी। अब देखिए क्या करना है, इस पर निकालनी क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बिंदु आवेश, एक बिंदु मतलब 2 बिंदु आवेश हैं। हमें एक बिंदु आवेश से तीव्रता निकालनी आती है। मैंने अभी बताया था आपको कि E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। लेकिन मुझे एक साथ 2 बिंदु आवेशों से तीव्रता निकालनी नहीं आती। इसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, पहले प्लस से तीव्रता निकालूंगा P पर, फिर माइनस से निकालूंगा और दोनों का परिणामी निकाल दूंगा। तो मैंने माना प्लस से जो तीव्रता है वो E1 है। प्लस से बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, इसलिए तीव्रता की दिशा बच्चों बाहर तरफ ही बनाना है। माइनस से जो तीव्रता है वह E2 मान लिया, मतलब इससे E1 और इससे E2 मान लिया। अब पहले हम प्लस से निकालेंगे फिर माइनस से निकालेंगे। तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र कौन सा लगाना है? बिंदु आवेश से तीव्रता का क्या सूत्र होता है? 1/4πε0 और Q, कौन सा Q है? +Q। और जो वो R था वो R है आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर तीव्रता निकालनी है। लेकिन यहां पर R तो नहीं है, यहां पर तो क्या है? AP। तो R की जगह पर क्या लिखा जाएगा? AP²। और इसके साथ में इसको लिख दिया जाएगा E1। इस पर वेक्टर लगाते हैं, साथ में मैं इसकी दिशा लिखूंगा। दिशा कहाँ? बाहर की तरफ एरो जा रहा है, इसलिए A से P की तरफ। AP के
अनुदिश ये दीजिए। अब यहाँ AP की वैल्यू निकाली जाएगी, तो AP कैसे निकाला जाए? O से P तक की दूरी जो है वो R है, O से A तक की दूरी L है, तो OP माइनस OA इज इक्वल टू R माइनस L। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिखूँगा E1 वेक्टर बराबर 1/4πε0 प्लस Q डिवाइडेड बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाएगी बच्चों? तो आंसर है, फिर से वही सूत्र लगाएंगे, E बराबर 1/4πε0 एंड दिस इज माइनस Q। अब यहाँ से बिंदु की दूरी देखेंगे BP, तो आंसर है BP का स्क्वायर, इसे E2 बना लेंगे और इसकी भी दिशा लिखेंगे। चूंकि ये अंदर की तरफ जा रही है तो P से B की तरफ, तो हम लिखेंगे PV के अनुदिश। ये ध्यान देने वाला तथ्य है कि आपको दिशा देखकर लिखनी है। अगर आपने सही दिशा बनाई है तो आपको सही दिशा लिखने मिलेगी। दिस इज BP निकाला जाए, कैसे निकालेंगे? OP प्लस OB, OP प्लस OB इज इक्वल टू R प्लस L, देन E2 इक्वल टू what is the value? This is 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने पहले प्लस से निकाल ली और फिर माइनस से निकाल ली। अब हम निकालेंगे परिणामी। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E वेक्टर मॉड, हम इसका परिमाण निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाए? तो E1 और E2 का परिणामी निकाल दिया जाए। परंतु ये तो सदिश राशियां हैं, और जब सदिश राशियों का परिणामी निकाला जाता है तो दिशा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब देख रहे हैं इसकी दिशा और इसकी दिशा विपरीत है, इसलिए इनका परिणामी इनके योग के बराबर ना होकर इनके अंतर के बराबर होगा। ये हमने 11th क्लास में वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा था, सदिश में पढ़ा हुआ है। तो हम किस में से किसको माइनस करेंगे? तो आंसर है बड़े में से छोटे को माइनस करने वाले हैं। अब बड़ा कैसे पहचाने? तो आंसर है जिसका जो हर है वह छोटा हो वह बड़ा होता है, और जिसका हर बड़ा हो वह छोटा होता है। तो E1 बड़ा है और E2 छोटा है। यहां लिख सकते हैं E1 मॉड इज ग्रेटर देन E2 मॉड, और परिणामी की दिशा बड़े बल की तरफ होगी, AP के अनुदिश। अब सॉल्व कर देते हैं। मॉड जब लगेगा तो ये हट जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए इसमें से हमने 1/4πε0 कॉमन ले लिया, Q भी कॉमन ले लिया, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना बच्चा आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे हमें बस मैथमेटिक कैलकुलेशन लगानी है। आगे फिजिक्स से रिलेटेड कम बातें, मैथमेटिक्स से रिलेटेड ज़्यादा बातें। तो हमने लिखा E बराबर 1/4πε0 Q। नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, A माइनस बी, A प्लस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आ गया R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, एंड इसको सॉल्व करेंगे 1/4πε0 Q
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस 2RL एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड दिस इज 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको बच्चों देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, इसमें से 2L ले लिया, मल्टीप्लाई में बचा 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं 2QL को क्या लिखा जाता है, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर आ सकता है, इसको बोलते हैं न्यूटन पर कूलम। लेकिन हम एक कंडीशन लगा दें, यदि L बहुत छोटा छोटा है किससे, R से, तब L को नगण्य मानने पर, जब नगण्य मान लेंगे तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइडेड बाई R की पावर 4, और एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आ जाने वाला है, तो आंसर आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों ये था हमारा एक्सियल अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना, जिसमें हमने एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति ली और उसकी तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया। हमने देखा कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि अक्षीय स्थिति की जगह पर अगर वह निरक्षीय स्थिति हो तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। तो हमारा क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो निरक्षीय स्थिति कैसे बनाएंगे बच्चों, सबसे पहले हम फिर से एक विद्युत द्विध्रुव ले लेंगे। एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, इसकी ये प्रभावी लंबाई बना दी। मैंने आपको बताया था कि ये वाला आवेश एक प्लस लिया जाएगा तो एक माइनस लिया जाएगा, इसका नाम A, इसका नाम B, यहाँ मध्य बिंदु ये L, ये L, तो ऑब्वियसली ये वाली कितनी हो जाएगी 2L। अब बच्चों हमने देखा था कि अगर अक्ष को आगे बढ़ा दिया जाए तो बन जाती है अक्षी, लेकिन अक्ष को आगे ना बढ़ाकर एक लंब अर्धक रेखा खींची जाए। क्या खींची जाए, लंब अर्धक रेखा। एक ऐसे लंब अर्धक रेखा खींची जाए। लंब अर्धक रेखा क्या होती है, किसी भी अक्ष को लंबवत काटती है और दो बराबर भागों में बांटती है और इस पर एक बिंदु मान लिया जाए, ये P बिंदु, तो ये कौन सी स्थिति बन जाएगी, ये बन जाएगी इसकी निरक्षीय स्थिति। ये बिंदु कितनी दूरी पर रहेगा, R दूरी पर। तो अक्षी बनाने के लिए अक्ष को बढ़ाइए और निरक्षीय के लिए ये। अब मुझे पहले वही मेथड यूज करना, पहले प्लस से निकालेंगे फिर माइनस से। अब जब प्लस से निकालेंगे तो प्लस से P बिंदु तक की दूरी चाहिए होगी, तो मैंने लेकर इसको इससे मिला दिया, इसको लेकर इससे मिला दिया। माइनस से भी चाहिए होगी तो मैंने इसको इससे मिला दिया। प्लस के कारण तीव्रता मैंने मान ली कितनी, E1, इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी क्योंकि प्लस आवेश है। माइनस से तीव्रता मान ली मैंने E2, इसकी दिशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी क्योंकि माइनस Q आवेश है। लेकिन अगर ये तीव्रता बाहर की तरफ जा रही है तो मैं इसी को आगे की तरफ बढ़ा दूंगा और ऐसे बनाऊंगा, तो ये किसको ही प्रदर्शित करेगी, E1 को। अब मैं इस अक्ष के समांतर यहाँ पर एक रेखा खींच लूँ और मान लूँ कि यहाँ पर एक कोण क्या बना है, थीटा, तो यहाँ पर भी एक कोण थीटा बन जाएगा क्योंकि संगत कोण है। यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा क्योंकि एकांतर कोण है। इट इज क्लियर। यदि मैं इसको ऐसे और इसको ऐसे ज्वाइन करा दूं तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया और इस समांतर चतुर्भुज में बनने वाला टोटल कोण कितना हो गया, 2 थीटा।
फिर से आप देखिए, मैंने कहा प्लस से E1 माइनस से E2, E2 अंदर की तरफ, E1 बाहर की तरफ जा रही है। अगर ये थीटा कोण मान लिया जाए, ये थीटा कोण मान लिया जाए, तो दोनों थीटा थीटा मिलकर टोटल कोण कितना बनाएंगे? 2 थीटा। तो मैं यहाँ पर जब इसको सॉल्व करूँगा तो कैसे सॉल्व करूँगा? तो देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू एंड अपॉन में AP का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिशा लिखेंगे AP के अनुदिश, ये लिख दी हमने। अब इसी प्रकार किससे? माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आंसर में आएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन BP स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये PV के अनुदिश, ये जो दिशा हमने बनाई है उसके अनुसार ये लिख रहे हैं। अब मैंने E1 और E2 निकाल दिया, लेकिन ज्यामिति से देखें, ज्यामिति से E1 मॉड इक्वल टू E2 मॉड, E1 मॉड और E2 मॉड इक्वल आएंगे, क्योंकि ये जो दूरी है ये दोनों के लिए बराबर आ रही है। ये वाली आएगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये वाली भी आएगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तब इनके मध्य 2 थीटा कोण होगा। क्यों होगा? तो कोण यहां से देखते हैं, कोण PAO बराबर कोण PBO बराबर थीटा। अतः परिणामी तीव्रता समांतर चतुर्भुज नियम से देखिए, समांतर चतुर्भुज नियम से कैसे करेंगे? E बराबर अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, बट कॉस के साथ में क्या आएगा? 2 थीटा। ये ध्यान रखने वाला है, थीटा नहीं आएगा 2 थीटा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज नियम कहता है वो कहता है F बराबर A1 स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2A1 A2 AB कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने 2 थीटा एंगल लिया है, बट हमें पता है कि E1 जो है वो E2 के बराबर है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब ये 2E1 स्क्वायर कैसे आए? E1 ये लिखा ही था, E1 इसको भी लिख दिया, तो 2E1 स्क्वायर, इसमें E1 और E1 तो E1 स्क्वायर। E बराबर क्या करूँगा मैं? 2E1 स्क्वायर को कॉमन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा देते हैं भैया। E बराबर अंडर रूट ऑफ 2E1 स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 2 जा 4, मतलब 2 दूना 4 E1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E बराबर 2E1 कॉस थीटा।
बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। मैंने डायग्राम बनाया, ये एंगल 2 थीटा मिला, पहले प्लस से निकाला फिर माइनस से, और फिर ज्यामिति से देखा कि E1 और E2 की वैल्यू कैसी है, बराबर। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज AP बराबर BP, AP और BP बराबर हैं, तो इनके बीच में जो टोटल एंगल होगा वो 2 थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज नियम लगा सकते हैं, और मैंने लगाया, यहाँ तक आंसर आ गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें देखिए, तो आगे सॉल्व करते हैं इसी को। आगे क्या स्टेप लेनी है, तो हमारे पास में बच्चों लास्ट जो आंसर आया, E बराबर आया 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू रख देते हैं, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर, और cos थीटा है। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है, AP और cos थीटा। तो इन ट्राइंगल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POA में AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, तो AP का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो AP बराबर कौन, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मैंने बताया था आपको। देन cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू है OP, और कर्ण की वैल्यू है AP, OP की वैल्यू है L, और इसकी वैल्यू है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। E बराबर वॉट, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये लिखा है 1 पावर और एक लिखा है 1/2 पावर। जब 1 और 1/2 की पावर का गुणनफल होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर से 2QL, और इसे लिखा जा सकता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब चूंकि हमें पता है 2QL बराबर क्या होता है P, तो E की वैल्यू लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। ये भी आंसर हो सकता है। अब लेकिन यदि हम कंडीशन लगाएं कि यदि L छोटा छोटा है R से, तब L को नगण्य मानने पर क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर की होल पावर 3/2। इट इज रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन ऑफ R³ न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, निरक्षीय स्थिति। इसके पहले हमने किया था अक्षीय स्थिति। मुझे लगता है आप लोगों को इसके बारे में कुछ समझ में आया होगा। अब देखिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड 1 नंबर में पूछा जाता है, उसकी पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या है, हमने जब अक्षीय स्थिति पढ़ा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम, और जब निरक्षीय स्थिति पढ़ा तो पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन ऑफ R³ न्यूटन पर कूलम। ये कौन सी स्थिति का है, अक्षीय, ये कौन सी का है, निरक्षीय। इसको EA और इसको EB मान लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या संबंध है। तो ये देखिए इसमें लिखा है 2P और इसमें लिखा है P, तो इसका मतलब है ये 2 गुना, बाकी की सारी चीज़ें सेम है, तो ये इसका क्या दिख रहा है, 2 गुना। इसका मतलब है EA इज 2 टाइम्स ऑफ EB। अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होती है, 2 गुना होती है। तो बच्चों ये था हमारा
विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप अपने जो भी व्यूज़ हैं वो उसको कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसके लिए लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।